हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 डायमेंशन यानी कि 3 आयामों की न होकर 4 डायमेंशन की है। लेकिन जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ये दुनिया हमें 3 डायमेंशन की दिखाई देती है, क्योंकि चौथा डायमेंशन कहाँ है वो तो हमें दिखाई ही नहीं देता। और ऐसी ही सिचुएशन 300 BC में भी थी, जब इंसानों को लगता था कि ये दुनिया तो गोल है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब यूक्लिड ने अपनी किताब द एलिमेंट को पब्लिश किया तो दुनिया काफी हैरान हुई, क्योंकि तब जाकर इंसानों को पता चला कि ये दुनिया सिर्फ गोल न होकर 3 डायमेंशन की है। और आइंस्टाइन ने वही इतिहास 1905 में दोहराया, जब उन्होंने चौथे डायमेंशन की नींव रखी और दुनिया को हैरान किया। और आज दुनिया के सभी वैज्ञानिक चौथे आयाम यानी कि 4th डायमेंशन को मानते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक चौथे डायमेंशन को कई बार टेस्ट भी कर चुके हैं। लेकिन चौथा डायमेंशन क्या है? तो चौथा डायमेंशन हमारा टाइम है। जी हाँ, हमारा समय। और इसी डायमेंशन से हम समय की यात्रा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर डायमेंशन यानी कि ये आयाम क्या होते हैं, ताकि हम टाइम डायमेंशन को आसानी से समझ पाए। तो सबसे पहले हमें 3 डायमेंशन को अच्छे से समझना होगा। और इसके लिए अगर हम एक पतली रस्सी को 2 कोने में बांध दे और उस पे किसी इंसान को चलने के लिए कहे तो वो उस रस्सी पे आगे या पीछे जा सकता है, और ये उस इंसान के लिए एक डायमेंशन है। अब अगर उसी इंसान को जादू से छोटा करके कागज के पन्ने पे डाल दे तो वो सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है। तो वो अब 2 दिशा में चल सकता है, क्योंकि वो उस पेज के अंदर है तो बाहर आ नहीं सकता। इसलिए वो पेज उस इंसान के लिए 2 डायमेंशन की है। पर अगर उस इंसान को हम डब्बे में डाल दें तो वो आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी चल सकता है, और यही उस इंसान के लिए तीसरा डायमेंशन है। और हम और आप इस दुनिया की जितनी चीजों को देखते हैं, हर चीज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और इस तरीके से हम दुनिया को 3 डायमेंशन वाली दुनिया बोलकर बड़े सुकून से बैठ जाते हैं, जैसे कि हमें सब पता हो। लेकिन फिर आता है 1905, जिसे आज भी साइंस का गोल्डन ईयर बोला जाता है, क्योंकि उसी साल आइंस्टाइन के 3 पेपर पब्लिश हुए, जिन्होंने विज्ञान के नए दरवाजे खोले थे और वैज्ञानिकों के सामने सापेक्षता का सिद्धांत रखा। और उसी थ्योरी में आइंस्टाइन ने चौथे डायमेंशन की बात की, जिसका नाम समय था, यानी कि टाइम था। लेकिन आइंस्टाइन के पेपर पब्लिश होने के बाद किसी वैज्ञानिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि न तो आइंस्टाइन किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और ना ही उनके पास साइंस की कोई डिग्री थी। वो तो बस एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे, उनके पास सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि एक नौजवान जो किसी पेटेंट ऑफिस में काम करता है, वो एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगा। फिर आइंस्टाइन ने काफी दिन तक इंतजार किया, और फिर एक दिन उनका पेपर उस वक्त के मशहूर वैज्ञानिक प्लैंक के हाथ लगा। और जब प्लैंक उसे पढ़ते हैं तो उनकी जुबान से एक शब्द निकलता है, आखिर दुनिया का रहस्य खुल गया। क्योंकि जिस रहस्य को वैज्ञानिक कई सालों से नहीं समझ पा रहे थे, आखिर उसे आइंस्टाइन ने सुलझा दिया था और दुनिया को चौथे डायमेंशन से परिचित कराया था, जिसे टाइम डायमेंशन कहते हैं। और आज लगभग 100 साल से ज्यादा टाइम बीत चुका है, पर उसके बाद भी आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने अपनी जड़ें गड़ाई हुई हैं। और आज तक कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं आया जो कि उसे चुनौती दे सके। पर अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर समय चौथा आयाम कैसे है। तो देखिए, हम 3 आयामों को तो देख ही सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, लेकिन चौथे आयाम को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। बस हम ना उसका एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बीतने का एहसास होता है, पर उस वक्त को हम आंखों से देख नहीं सकते। अब मान लीजिए एक सेब टेबल पर रखा हुआ है, जिसके 3 डायमेंशन हैं, लेकिन उसी सेब को कुछ दिनों के बाद अगर हम देखेंगे तो वो सेब सड़ चुका होगा और उसका आकार बदल जाएगा। यानी जो सेब कुछ दिन पहले फ्रेश था, वो अब सड़ गया है। पर कैसे? समय की वजह से, है ना? क्योंकि टाइम नहीं होता तो वो सेब एक वक्त से दूसरे वक्त में नहीं जाता और वो सेब सड़ता नहीं। तो मतलब एक डायमेंशन ऐसा है जो सेब की सिचुएशन को बदलता रहता है। जैसे कि इस दुनिया में हर चीज अपनी सिचुएशन बदल रही है और हर चीज चल रही है, जिसके पीछे चौथे डायमेंशन का हाथ है। वरना सोचिए
अगर ये दुनिया सिर्फ 3 डायमेंशन की होती तो हर चीज ऐसे ही रुकी हुई होती, लेकिन समय की वजह से इस दुनिया और यूनिवर्स की हर चीज चल रही है। हम ना इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फोटो में हर चीज रुकी हुई है, और जब हम मूवी देखते हैं तब वो चलती है, मतलब फोटो के पास टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन टीवी में हर कैरेक्टर चल रहा है क्योंकि उसके पास टाइम डायमेंशन है। और इस तरीके से आइंस्टाइन ने दुनिया को चौथे आयाम के बारे में बताया। पर हम उन सभी सवालों की तह तक जाए उससे पहले आपको ये जान करके हैरानी होगी कि हमारी धरती पर एक ऐसा इंसान है जिसने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल कर लिया है, और जिसे दुनिया का पहला समय यात्री भी कहा जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी तक तो कोई टाइम मशीन बनी ही नहीं है, तो भला कोई कैसे समय यात्रा कर सकता है? तो हम बात कर रहे हैं सर्गी अवदीव की, जो कि एक रशियन कॉस्मोनॉट है, जिन्हें 3 बार सबसे पहले स्पेस स्टेशन पे रहने के लिए भेजा गया और जिन्होंने स्पेस में 747 दिन रह करके रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जब वो मिशन पूरा करके धरती पर लौटते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपने भविष्य की 0.2 सेकंड की यात्रा कर ली है, और इस तरीके से वो धरती के पहले समय यात्री बन जाते हैं। क्योंकि हमारा स्पेस स्टेशन स्पेस में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से वहां ग्रेविटी काफी कम हो जाती है, और जहां ग्रेविटी कम होगी वहां पर समय काफी तेज बढ़ता है। इसलिए स्पेस स्टेशन का टाइम हमारी धरती के मुकाबले कुछ मिली सेकेंड ज्यादा तेज बीतता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ग्रेविटी का टाइम से क्या लेना देना है? तो हम आपको बता दें कि आइंस्टाइन ने अपनी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दौरान ही बताया था कि ग्रेविटी और रफ्तार की वजह से समय प्रभावित होता है, जिसे टाइम डायलेशन भी कहा जाता है, और उसी की वजह से स्पेस स्टेशन का समय धरती के मुकाबले तेजी से बीतता है। तो ये तो हमने जान लिया कि चौथा डायमेंशन क्या है, पर सवाल ये आता है कि आखिर हम समय यात्रा करेंगे कैसे? तो इसका जवाब भी आइंस्टाइन की इस थ्योरी में छुपा हुआ है, क्योंकि आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च पेपर में बताया था कि हर एक अलग ऑब्जर्वर के लिए वक्त और स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक चींटी किसी इंसान को देखे तो वो इंसान उस चींटी को पहाड़ की तरह दिखाई देगा, लेकिन उसी इंसान को कोई दूसरा इंसान देखे तो वो उसके बराबर दिखाई देगा, और उसी इंसान को कोई बहुत दूर से देखे तो वो उसे काफी छोटा दिखेगा। तो आपने देखा कि उस इंसान की साइज हर किसी के लिए अलग अलग है, या फिर हम ये कहें कि उस इंसान की साइज अलग अलग ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है। और उसी तरह समय भी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी अगर एक इंसान धरती पे है और एक दूसरा इंसान यहाँ की घड़ी पहनकर मंगल पर जाए तो कुछ टाइम के बाद दोनों की घड़ी का टाइम अलग होगा, क्योंकि दोनों स्थान पर ग्रेविटी का मान अलग अलग है। क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी और स्पीड के बढ़ने से टाइम काफी धीमे चलता है, और जहां ग्रेविटी और स्पीड कम होंगी वहां पर वक्त काफी तेजी से बीतेगा। इसके लिए उन्होंने टाइम डायलेशन का सिद्धांत दिया, जिसके चलते समय यात्रा की संभावना बनी। लेकिन जब आइंस्टाइन ने समय को रिलेटिव बताया तो लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, और लोगों ने उनकी थ्योरी को मानने से इनकार ही किया, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों को यही लगता था कि टाइम हर किसी के लिए बराबर है, और यही मान्यता वैज्ञानिकों के दिमाग में बैठ चुकी थी, और इसलिए कोई भी आइंस्टाइन की थ्योरी और मैथ्स पर यकीन नहीं करता था। फिर क्या था, देखते ही देखते काफी टाइम निकल चुका था, और जब कुछ हद तक आइंस्टाइन के सिद्धांत की सबूत मिलने लगे तो दुनिया के नए वैज्ञानिकों ने भी उनकी थ्योरी में रुचि दिखाई। और फिर 1940 में 2 वैज्ञानिक ब्रूनो बेनेडेटो रॉसी और डीबी हॉल ने आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन पे एक्सपेरिमेंट करने का बेड़ा उठाया। लेकिन समस्या ये थी कि आखिर टाइम डायलेशन पर एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाए, क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होगी तभी उसका टाइम धीमा हो पाएगा, और अगर स्पीड कम होगी तो उसके टाइम में इतना कम चेंज होगा, बदलाव होगा कि उसको मापना असंभव होगा। तो इसलिए इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना करोड़ों साल पुराने समय यात्री का सहारा लिया जाए, जिसका नाम म्यूऑन था, क्योंकि म्यूऑन एक हैवी पार्टिकल है जो कि कॉस्मिक रेस की टक्कर से पैदा होता है। जब हमारा ब्रह्मांड बना तो उस समय बहुत सारी कॉस्मिक रेस बनी, और वो हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और जब वो हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह से टकराती है तो म्यूऑन को पैदा करती है,
जिसकी उम्र महज 2 माइक्रोसेकंड होती है, यानी इतनी कम कि पैदा होते ही खत्म हो जाए। उसके पास इतना कम समय होता है कि वो हमारी धरती की सतह पर भी नहीं पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी वो म्यूऑन्स हमारी धरती तक पहुंच पाते हैं। अब सवाल है, वो कैसे? उसके पीछे आइंस्टाइन के सिद्धांत का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि म्यूऑन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जिसकी वजह से जब वे धरती की तरफ आती है तो उनका टाइम काफी स्लो हो जाता है और वो टाइम 2 माइक्रोसेकंड से बढ़कर के 11 माइक्रोसेकंड तक पहुंच जाता है और उसके पास इतना समय हो जाता है कि वो आसानी से धरती तक पहुंच पाती है। और यही खोज करने के लिए ब्रूनो और डीबी हॉल ने समुद्र से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ पे जाके म्यूऑन्स को डिटेक्ट किया था। और जब वो म्यूऑन्स की स्पीड को मापते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि इसकी स्पीड तो लगभग लाइट के बराबर ही है। इसलिए ये धरती तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसका वक्त काफी बढ़ जाता है। और जब इसी म्यूऑन को लैब में पैदा किया जाता है तो सिर्फ 2 माइक्रोसेकंड में ही ये खत्म हो जाता है। और ये आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन का पहला सबूत था, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा पार्टिकल देखा जो कि समय यात्रा कर रहा था। तो यही वो एक्सपेरिमेंट था जिसने की समय यात्रा के दरवाजे खोले। और सबसे बड़ा सबूत तो 1971 में मिला, जब जोसेफ सी हाफिल और रिचर्ड ई कीटिंग ने समय यात्रा का सबूत पूरी दुनिया को दिखाया। क्योंकि इन्होंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग जहाज में एक एक घड़ी रखी जाए और जब वो कुछ दिन यात्रा करके आएंगे तो उन घड़ी के समय में कुछ ना कुछ फर्क होगा, क्योंकि टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड पर समय का मान बदल जाता है। तो इसके लिए उन्होंने एटॉमिक क्लॉक ली, जो कि सीजियम बीम से बनी हुई थी, जो कि इतनी एक्यूरेट थी कि वो नैनो सेकंड तक का समय बताती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग किया और 4 एटॉमिक क्लॉक को लेकर के अलग अलग जहाजों में रख दिया। और कुछ दिनों के बाद जब वे जहाज यात्रा करके आते हैं तब पता चलता है कि उन तीनों घड़ियों का समय एक दूसरे से काफी अलग था, जिसका मान बहुत कम था। और पहली बार दुनिया को एहसास होता है कि इंसान भी समय यात्रा कर सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से पहले एक लेखक ने समय यात्रा की कल्पना की थी, जिनका नाम था H.G. वेल। साल 1895 में H.G. वेल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम टाइम मशीन था, जो कि समय यात्रा की कल्पना को जन्म देता था, जिसमें एक इंसान अपने पास्ट में जा सकता था ताकि वो अपने पास्ट में जाकर के चीजों को बदल करके भविष्य को बेहतर कर सके। और ये कहानी इतनी अलग होती है कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो जाती है और इस पे बहुत सी मूवीज भी बनी थी। लेकिन आज भी हम वर्तमान में देखें, प्रेजेंट में देखें तो समय यात्रा सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो इंसानों को समय यात्रा करा सके। तो क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिससे हम समय यात्रा कर सके? शायद है, क्योंकि हमारी ही धरती पर एक वैज्ञानिक मौजूद है जिन्होंने टाइम मशीन बनाने का दावा किया है। रोनाल्ड लॉरेंस मैलेट, जो कि एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, जिनका बचपन से सपना था कि वो एक दिन बड़े होकर टाइम मशीन जरूर बनाएंगे। और अब उन्होंने लेजर टेक्निक से ऐसी ही एक टाइम मशीन बनाई है जिसमें उन्होंने समय और स्थान को, यानी कि टाइम और लोकेशन को मोड़ दिया है, जिसकी वजह से जब हम उसमें गैस पार्टिकल डालते हैं तो वो लेजर मशीन उन गैस पार्टिकल को बार बार उनके पुराने स्टेट में लाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सुबह किसी पार्क में वॉकिंग करते हैं तो आप चाहे जितना भी दौड़ लगा ले, हर बार उसी जगह पर वापस आएंगे, क्योंकि वहां का रास्ता गोल है। वैसे ही जब मैलेट ने लेजर की हेल्प से टाइम को मोड़ा तो उसके अंदर जाने वाली गैस बार बार अपनी पुरानी अवस्था में वापस आने लगी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और इसकी खूब सराहना की। और ये माना जाने लगा कि अब समय यात्रा बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि गैस पार्टिकल भले ही समय यात्रा कर ले, लेकिन इंसान उससे समय यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना छोटा है जो इंसानों के किसी काम का नहीं है। और फिर मैलेट की इसी खोज पर बहुत सारे सवाल उठे और बहुत से वैज्ञानिकों ने माना कि मैलेट का ये मशीन सच में किसी पार्टिकल को पास्ट में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि गोल आकार में मुड़ा हुआ टाइम पैदा करना असंभव है, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक होल में ही पैदा हो सकता है, जहाँ पे इन्फिनिट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और इसीलिए अगर हमें धरती पर ऐसे ही मुड़ा हुआ स्पेस टाइम बनाना है तो हमें ब्लैक होल जितनी ग्रेविटी पैदा करनी होगी।
जो कि यहाँ पर पैदा करना इम्पॉसिबल है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक मैलिट के इस शोध को, इस प्रयोग को बहुत बड़ा मानते हैं और अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सच में ऐसी कोई टाइम मशीन है जो इंसानों को टाइम ट्रैवल करा सके? तो इसका जवाब है हाँ, पर उस टाइम मशीन को यूनिवर्स का शैतान कहा जाता है, क्योंकि वो प्लैनेट और स्टार्स को निगल जाता है। पर वही शैतान हमें टाइम ट्रैवल करा सकता है और उसका नाम ब्लैक होल है। जब तारे अपनी बाहरी ऊर्जा खत्म कर देते हैं तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तारे अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छोटे होते जाते हैं और धीरे धीरे वो ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और जब वो तारा ब्लैक होल में बदलता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आसपास की लाइट को अपने अंदर खींच लेता है और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने स्पेस टाइम को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर वक्त रुक जाता है। क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो हो जाता है और अगर ग्रेविटी हद से ज्यादा हो जाए तो वहां पर वक्त रुक जाता है। फिर स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल भी टाइम मशीन की तरह काम करता है और वो समझाते हैं कि अगर कोई इंसान रॉकेट में बैठकर ब्लैक होल का चक्कर लगाए और जब वो ब्लैक होल के पास जाएगा तो उसका टाइम ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से बहुत ही स्लो हो जाएगा और यहाँ धरती पर ग्रेविटी का मान कम होने की वजह से लोगों का टाइम बहुत तेजी से व्यतीत होगा। और जब वो चक्कर लगाकर धरती पर आएगा तो उसके दोस्त सब बूढ़े हो चुके होंगे और उसे लगेगा कि वो फ्यूचर में आ गया है और इस तरीके से ब्लैक होल की वजह से हर कोई समय यात्रा कर पाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो हमें ब्लैक होल के पास ले जा सके, क्योंकि हमारे आसपास के ब्लैक होल भी हमसे हजारों लाइट ईयर दूर है, जहां पर हमें पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे। और एक लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करे उसे ही 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो अब क्या कोई रास्ता नहीं जिससे कि हम टाइम ट्रैवल कर सके? तो इसका जवाब है हाँ, एक और रास्ता है। आइए जानते हैं कि आखिर वो रास्ता क्या है। आपने डोरेमोन को तो देखा होगा, जिसमें डोरेमोन अपने एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करता था ताकि वो बिना टाइम वेस्ट किए एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। मतलब वो दरवाजा ऐसा था जो 2 प्लेसेस को, 2 लोकेशन को जोड़ता था और इसलिए उसमें घुसते ही डोरेमोन और नोबिता दूसरी जगह पर पहुंच पाते थे। ये ऐसा ही था जैसे कि अगर आपको अपने कमरे से निकलकर बगल के कमरे में जाना हो तो आप चलकर जाएंगे, लेकिन अगर कोई दीवार में छेद कर दे तो आपको दरवाजे से चलकर जाने की जरूरत नहीं, अपने कमरे से सीधे उसके कमरे में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का टाइम ट्रैवल से क्या लेना देना। तो बात यह है कि कुछ साल पहले ऐसी ही एक टनल की बात आइंस्टाइन और रोजेन ने की थी, जो ब्रह्मांड के स्पेस टाइम के लिए टनल बनाता है, जिसे आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज भी कहा जाता है। जब आइंस्टाइन और रोजेन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम आगे बढ़ाया तो उन्हें ऐसा फॉर्मूला मिला जो कि ऐसे टनल की व्याख्या करता था जो 2 लोकेशन और टाइम को जोड़ता था। मतलब कि जैसे आप एनीवेयर डोर से कहीं भी पहुंच सकते हैं, वैसे ही आप आइंस्टाइन रोजेन टनल से किसी भी टाइम में कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भविष्य में 2 साल आगे अमेरिका में जाना है, तो ये टनल आपको वहां पर एक बार में ही पहुंचा देगा और इसी टनल को आगे चलकर वर्म होल बोला जाने लगा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये वर्म होल यूनिवर्स की किसी भी जगह पर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक कई साल बीत गए पर वर्म होल की खोज नहीं हो पाई है। लेकिन इस पे कुछ थ्योरी निकल कर आई है जिन्होंने वर्म होल की उम्मीद को जगाया है और इसलिए वैज्ञानिक इसको लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अगर वर्म होल इंसानों को मिल गया तो टाइम ट्रैवल करना सबसे आसान होगा। और 1995 में मैट विसर एक थ्योरी लेकर आते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे चारों तरफ बहुत छोटे छोटे वर्म होल मौजूद हैं, पर वो इतने छोटे हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम उन्हें पकड़ पाए तो हम समय यात्रा कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि वो इतने छोटे हैं कि उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इससे अच्छा तो यही है कि हम आर्टिफिशियल वर्म होल बना ले। और दूसरी तरफ स्टीफन हॉकिंग और कीथ थॉर्नी जैसे वैज्ञानिक इस बात को निश्चित करते हैं कि आने वाले टाइम में हम छोटे वर्म होल को खोज लेंगे। आज भले ही हम इसे ना देख पाए, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हम उसको आसानी से खोज पाएंगे
और वहीं मीचियो काकू जो कि एक स्ट्रिंग थ्योरिस्ट है, उनका भी यही मानना है कि अगर हम वर्म होल को मैथ से प्रूव कर दे रहे हैं तो वो फ्यूचर में हमें जरूर मिलेगा, भले ही उसे आज हम खोज ना पाए। क्योंकि जब किसी थ्योरी का मैथमेटिकल सबूत होता है तो वो डेफिनेटली सही होता है। जैसे कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को मैथ से साबित किया था, तो जब उनको एक्सपेरिमेंटली जांचा गया तो वो सभी प्रेडिक्शन सही निकले। और वैसे ही भविष्य में जब वर्म होल के प्रेडिक्शन पर खोज होगी तो निश्चित ही हम वर्म होल को खोज पाएंगे। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसकी वजह से वर्म होल की खोज करना काफी ज्यादा आसान हो सकता है, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैसिमिर इफेक्ट। कैसिमिर इफेक्ट नेगेटिव वैक्यूम एनर्जी की बात करता है, और जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये घटना बार बार दिखती है। क्योंकि जब किसी वैक्यूम में जब दो प्लेट को एक दूरी पर रखा जाता है तो कुछ टाइम के बाद दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जबकि दोनों को पास आना चाहिए था। और इसे ही वैज्ञानिक नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जो कि कैसिमिर एक्सपेरिमेंट में दिखाई देता है, और इसे ही कैसिमिर इफेक्ट भी कहा जाता है। और वैज्ञानिक इस नेगेटिव एनर्जी की वजह वर्म होल को देते हैं। स्टीफन हॉकिंग और किप थ्रोन जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल हमारे चारों तरफ मौजूद है, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम दो प्लेट को वैक्यूम में रखते हैं तो उनके ऊपर कभी कभी नेगेटिव फोर्स काम करता है, और वो नेगेटिव फोर्स उस वर्म होल से निकलते हैं जो कि वहां पर मौजूद होते हैं, और जिसकी वजह से वो दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ जाती है। लेकिन वो उतने छोटे हैं कि उन्हें हम देख नहीं सकते, बस उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं पाते पर उसका प्रभाव हमें करंट के रूप में दिखाई देता है। वैसे ही वर्म होल को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमें कैसिमिर इफेक्ट में दिखाई देता है। लेकिन अभी तक इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो कि साबित कर सके कि नेगेटिव एनर्जी का रीजन वर्म होल ही है। और अगर हम ये मान भी ले कि कैसिमिर इफेक्ट वर्म होल की वजह से हो रहा है, तो भी वो इतना छोटा है कि उसका यूज हम टाइम ट्रैवल के लिए नहीं कर सकते। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि वर्म होल एक बुलबुले की तरह है जो हमारे चारों तरफ पैदा होता है और तुरंत खत्म हो जाता है, और उसका साइज प्लैंक साइज 1.6 × 10⁻35 m के बराबर है, जो कि इतना छोटा है कि हम उसमें जा ही नहीं सकते। और अगर मान लो हम उसको बड़ा करने के लिए कोई पार्टिकल डाल भी देते हैं तो उसमें प्रेशर की वजह से जो भी पार्टिकल जाएगा वो भी नष्ट हो जाएगा और वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एग्जॉटिक मैटर का यूज करके हम वर्म होल की साइज को बड़ा कर सकते हैं। सवाल, वो कैसे? तो सबसे पहले एग्जॉटिक पार्टिकल एक तरह की थ्योरेटिकल पार्टिकल है जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है, पर मैथ्स कैलकुलेशन में ये बात निकल कर आती है कि ऐसे पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में मौजूद होंगे, और अगर हम ऐसे पार्टिकल खोज पाते हैं तो समय यात्रा की संभावना खुल जाएगी। क्योंकि वर्म होल को हमने एक बार पकड़ लिया और उसे हम बड़ा करना चाहेंगे तो नॉर्मल मैटर उसके फोर्स और प्रेशर की वजह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन एग्जॉटिक मैटर का बिहेवियर नॉर्मल मैटर से अलग होता है और वजन नेगेटिव होता है। जैसे कि नॉर्मल मैटर के ऊपर जब ग्रेविटी फोर्स काम करती है तो वो नीचे की तरफ जाता है, पर अगर वही फोर्स जब एग्जॉटिक मैटर पे काम करेगा तो वो ऊपर की तरफ जाता है। और नॉर्मल मैटर पर प्रेशर लगने से उसके एटम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पर एग्जॉटिक मैटर पर प्रेशर लगने से उसके एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं। और इसी वजह से एग्जॉटिक मैटर की मदद से वर्म होल को बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हमारे आसपास वर्म होल पैदा होगा तो हम उसमें एग्जॉटिक पार्टिकल डालेंगे, और जब वर्म होल की वजह से उन पार्टिकल पर प्रेशर बनेगा तो एग्जॉटिक पार्टिकल नेगेटिव प्रेशर की वजह से वर्म होल की साइज बड़ी करते जाएंगे, और उस वर्म होल को हम इतना बड़ा कर लेंगे जहां से हम आसानी से जा पाएंगे। लेकिन अभी तक एग्जॉटिक मैटर को खोजा नहीं गया है, लेकिन इस पर बहुत से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि एक दिन वो एग्जॉटिक मैटर को खोज लेंगे। पर एग्जॉटिक मैटर से हम वर्म होल बना भी ले तो भी समय यात्रा करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर हमने एग्जॉटिक मैटर की हेल्प से वर्म होल को बड़ा कर लिया तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस समय और स्थान से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि जो वर्म होल हमने बनाया वो टाइम 2023 और करोड़ों साल पहले के टाइम का टनल है। अब जैसे ही हम उसमें जाएंगे तो दूसरी तरफ हम डायनासोर के वक्त में पहुंच जाएंगे, जिससे कोई भी इंसान मर जाएगा। या फिर ऐसा हो कि वो टनल बीते हुए बिलियन ईयर के समय से जुड़ा हो, तो जैसे ही कोई इंसान वर्म होल में घुसेगा तो वो ऐसे समय में पहुंच जाएगा
जिस टाइम तारे और धरती बन रहे थे, और इस वजह से भी उस इंसान की मौत हो जाएगी। मतलब ये कि हम वर्म होल तो बना सकते हैं, पर एक बार उसके अंदर जाने के बाद हम वापस नहीं आ सकते। इसलिए अगर हमने वर्म होल बना भी लिया तो भी हम समय यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिचियो काकू जैसे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल वर्म होल बनाने की बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज बहुत से वैज्ञानिक वर्म होल को लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसा वर्म होल नहीं बना सके जिसमें इंसान टाइम ट्रैवल कर सके। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाए तो वो समय यात्रा कर पाएगा। लेकिन हमारी धरती पे सबसे तेज उड़ने वाला पार्कर सोलर प्रॉब की स्पीड भी सिर्फ 5.8 लाख किलोमीटर पर आवर है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसा इंजन बना भी ले तो भी उसको स्पीड ऑफ लाइट तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास लेके जाएंगे तो उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी का मान लगभग इन्फिनिट होगा, जो कि अभी उत्पन्न करना असंभव है। और आइंस्टाइन ने बताया था कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकता, और यही वो नियम है जो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से हमें रोकता है, क्योंकि अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होगी तो हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। पर अगर आपको पास्ट में ट्रैवल करना होगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग असंभव है। और अभी तक कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं आई जो आइंस्टाइन के इस नियम को गलत साबित कर दे, और ना ही कोई ऐसा पार्टिकल खोजा गया है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से तेज हो। और अगर हम ऐसी मशीन बना भी ले तो भी हम समय यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान अपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी से मिलता है और उन्हें जान से मार देता है तो उसकी वजह से उसके पिता का जन्म नहीं होगा, और जब उसके पिता का जन्म नहीं होगा तो उस इंसान का जन्म नहीं होगा, और इससे वो इंसान टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ही भविष्य में खत्म हो जाएगा। तो भला वो भविष्य से पास्ट में कैसे जाएगा? और इसीलिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पास्ट में जाने का विरोध करता है। इसलिए अभी कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे समय यात्रा की जा सके, और अभी इंसानों ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की भी नहीं की जिससे वो टाइम मशीन बना सके। हालांकि विज्ञान ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है और बहुत सी नई खोजें भी हुई हैं, जैसे गॉड पार्टिकल और ग्रेविटेशनल वेव। और आने वाले टाइम में इंसान स्ट्रिंग थ्योरी, मल्टीवर्स, डार्क एनर्जी जैसे रहस्यों को सुलझाएगा। तब शायद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो पाए कि हम टाइम मशीन बना सके। जैसे कि पानी को हम जमीन पर गिरा देते हैं तो वो अपना रास्ता खुद ही खोज लेती है, वैसे ही इंसान एक ना एक दिन समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल की कुंजी को खोज निकालेगा। थैंक यू।